आज हम लोग चैप्टर 15 है ना, हमारा पर्यावरण यानी आवर इन्वायरमेंट, ये क्लास 10 का चैप्टर है। क्लास 10 का साइंस का एक चैप्टर है हमारा पर्यावरण, आवर इन्वायरमेंट। तो सबसे पहले समझते हैं कि पर्यावरण क्या है। ठीक है, तो पर्यावरण एक ग्रीक शब्द है इन्वायरन तथा मेंट के मिलने से बना है। यानी पर्यावरण यानी कि इन्वायरमेंट जो है, इन्वायरमेंट जो है वो एक ग्रीक वर्ड है और वो दो वर्ड यानी कि इन्वायरन और मेंट के मिलने से बना है। इन्वायरमेंट का अर्थ है परिवेश तथा मेंट का अर्थ है आसपास, यानी इसका कुल मिला के ये मतलब निकल गया कि हमारे आसपास। तो अतः हमारे चारों ओर का परिवेश को ही हम लोग क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। एकदम सीधा मतलब हो गया कि हमारे चारों ओर का परिवेश को क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। हमारे पर्यावरण में मुख्यतः दो घटक सम्मिलित हैं। दो घटक मतलब दो ही चीज़ तुमको देखने को मिलेगा, एक अजैविक घटक और दूसरा जैविक घटक। ठीक है, हम लोग कोई भी चीज़ देखते हैं तो या तो वो लिविंग है या तो नॉन लिविंग है। ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं अबायोटिक और बायोटिक। तो हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि अजैविक यानी कि भौतिक घटक क्या होता है। तो अजैविक या फिर भौतिक घटक में निम्नलिखित घटक मौजूद रहते हैं। जैसे में आपका आ गया वायुमंडल। वायुमंडल भी आपका अजैविक घटक हुआ। तो हम लोग इसके अंदर यानी अजैविक घटक के अंदर बहुत कुछ जानने वाले हैं, जिसमें से पहला नंबर है वायुमंडल के बारे में जानेंगे कि वायुमंडल क्या होता है। तो बोलता है हमारे पर्यावरण के चारों ओर लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक वायु का एक आवरण है। मतलब हम लोग के पूरा चारों तरफ 80 किलोमीटर के रेडियस में पृथ्वी के चारों तरफ वायु का एक आवरण है, जिसे हम लोग वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल का निर्माण विभिन्न प्रकार के गैसों से मिलकर हुआ है और इसकी विस्तृत चर्चा हम नीचे देखो बता रहे हैं। जैसे कि हम लोग के वायुमंडल में नाइट्रोजन जो है वो 78.08% में है। ऑक्सीजन जो है 20.95 यानी लगभग 21% में है। अगर हम आर्गन की बात करेंगे तो आर्गन 0.09% में है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% में है। हीलियम जो है लगभग 0.00052, हाइड्रोजन है, फिर अन्य है। तो इस तरह करके कुल मिला के जो 100% होता है ना, तो शब्द को बता दिया गया। उसमें तो सबसे अधिक जो है वो नाइट्रोजन गैस है। वायुमंडल का घनत्व पृथ्वी की सतह के पास अधिक है। अगर हम हवा की यानी वायुमंडल की बात करें तो पृथ्वी के सतह हम लोग के आसपास सही है, और जैसे जैसे हम लोग ऊपर चढ़ते जाएंगे, ऊपर चलते जाएंगे ऊपर आसमान के तरफ, तो हम लोग का जैसे जैसे ऊपर चलते जाएंगे तो वहाँ क्या हो जाता है, वायुमंडल घटता चला जाता है। तो वायुमंडल का घनत्व पृथ्वी के सतह के पास अधिक तथा ऊपर ऊंचाई बढ़ते जाने पर क्या होता है, घटता चला जाता है। और दूसरा जो अजैविक घटक है वो है जलमंडल। क्या है, जलमंडल, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर। क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्फीयर। पृथ्वी पर जल की संपूर्ण मात्रा का तकरीबन 97% भाग सागरों में मिलता है। देखो हम लोग का पृथ्वी में पानी तो है, लेकिन कितना पानी है, तो बोलता है 97% पानी है। आप समझो 3% में जगह ज़मीन है और घर दूरा है। जबकि सबसे ज़्यादा कहाँ मिल रहा है, सागरों से। यह जल अत्यंत लवणीय है, मतलब ये पीने योग्य पानी नहीं है, खारा पानी है जो पीने के योग्य नहीं है। अतः पृथ्वी पर केवल 3% जल अलवणीय है, मतलब 3% जल जो है वो लवणीय है। अच्छा, 97% जो बोला है वो पूरा पृथ्वी में पानी जो है वो पीने योग्य वाला नहीं है, वो पानी बताया। ठीक है, अगर हम लोग अगर ज़मीन के हिस्सा की बात बोलेंगे फिर तो 3/4 में है ना। ये खाली पानी के बारे में बोल रहा है कि 97% पानी जो है सागरों में है और वो पानी पीने योग्य नहीं है, और केवल 3% जो पानी है वो अलवणीय है। लेकिन उसमें भी हम लोग सब नहीं पीते। देखो किसको हम लोग पी सकते हैं। 3% जल अलवणीय है जो पीने योग्य है। लगभग 2.2% जल जो भूमिगत जल है, मतलब 3% में जो हम लोग पी सकते हैं, उसमें से ज़मीन के अंदर केवल 2.4% में है।
याद रखना ये 3% में तुम्हारा नदी का भी पानी, तालाब का, कुआं का, ये नलकूप जलकूप जितना है सब पानी को मिलाया गया है। नदियों, झील एवं अन्य जलाशयों से मनुष्यों की पेयजल आपूर्ति होती है। सागर के जल धाराओं का स्थलीय जलवायु एवं मौसम पर व्यापक असर पड़ता है। देखो साफ साफ यहाँ कुल मिला के यही निष्कर्ष निकला कि पृथ्वी पर जल की जो मात्रा है लगभग 97% जल जो है सागर का है, और वो पानी क्या है, खारा है, उसको पी नहीं सकते हैं। जिसमें उसमें से 3% जो पानी है वो पीने योग्य है, और केवल ज़मीन के जो अंदर का पानी है वो 2.2% पानी है। कुल मिला के हम लोग को ये यहाँ से निष्कर्ष निकलता है। ठीक है। तीसरा जो अगर हम बात करते हैं जो अजैविक कारक में स्थल मंडल, जिसको हम लिथोस्फीयर कहते हैं, यह पृथ्वी का बाह्य ठोस भाग होता है। स्थल मंडल की औसत मोटाई देखा जाए तो 60 किलोमीटर है। स्थल मंडल की जो अंदरूनी भाग में बहुत से धातुएं मौजूद हैं, इनमें से सिलिकॉन एवं एल्युमिनियम भी अधिक हैं। अगर हम बोले धरती के अंदर की बात कर रहा है, प्रधरती की बात कर रहा है, जो हम लोग लिथोस्फीयर कहते हैं, प्रधरती वाला हिस्सा को बोलते हैं। अतः सिलिकॉन भी अतः सियोल भी कहते हैं। अच्छा, सियोल कहना यहाँ ये चीज़ है ना कि स्थल मंडल के अंदरूनी भाग में बहुत से धातुएं मौजूद हैं, उनमें से जो सिलिकॉन और एल्युमिनियम है वो अधिक है, अतः इसे हम सियोल भी कहते हैं। कुल भूभाग के 36.6% भाग पर मानव बस्तियां, कारखाने, सड़कें, रेल, मरुस्थल, हिमखंड एवं पहाड़ है। लगभग 30% भूभाग जंगलों से ढकी हुई है, और 22% भूभाग मतलब ज़मीन है न, ज़मीन पर चारागाह तथा घास के मैदान हैं, एवं केवल 11% भूभाग कृषि योग्य है। मतलब पूरा पृथ्वी में अगर देखा जाए तो केवल 11% ही है जिसमें आदमी खेतीबाड़ी कर रहा है। अब यहाँ से स्टार्ट होता है जैविक कारक। तो जैविक कारक यानी कि बायोटिक कंपोनेंट, पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीव जंतु जैविक घटक के संरचना बनाते हैं। मुख्यतः इस श्रेणी के अंदर में 3 घटक पाए जाते हैं। पेड़ पौधा क्योंकि सजीव है, जीव जंतु सजीव है, और सूक्ष्म जीव भी सजीव है। मनुष्य सदैव ही अपनी आजीविका के लिए विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं पर आश्रित रहता है। सही बात है, हम लोग पेड़ पौधा में भी आश्रित हैं और जीव जंतु में भी आश्रित हैं। क्या हम लोग साग सब्जी भी खाते हैं, मुर्गा मछली खस्सी बकरा सब खा जाते हैं। अगला है परितंत्र, जिसको हम लोग पारिस्थितिकी तंत्र भी कहते हैं ना। तो परितंत्र क्या है उसके बारे में जानते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में इकोसिस्टम कहते हैं। तो सन 1935 ईस्वी में एजी टंसले ने सर्वप्रथम पारिस्थितिकी नाम दिया। उन्होंने इसे निम्न रूप से परिभाषित किया, मतलब परितंत्र क्या है उसके बारे में, कि जो परितंत्र है वह तंत्र है जो वातावरण के जैविक तथा अजैविक सभी कारकों के परस्पर संबंध तथा क्रियाओं द्वारा उत्पन्न होता है। इसका कुल मिला के यही कह दिया कि परितंत्र हम लोग उसी को बोलेंगे जिसमें जैविक और अजैविक दोनों घटक शामिल है। जैसे हम लोग तालाब को, पानी हो गया तेरा अजैविक और वहाँ मछलियाँ क्या हो गई, जैविक, तो उसको हम लोग कहेंगे परितंत्र है वो। जंगल जैसे हो गया, जंगल में पेड़ पौधा हो गया तुम्हारा क्या, अजैविक, और वहाँ जो ज़मीन है वो भी हो गया, मिट्टी जो हो गया वो अजैविक, लेकिन वहाँ जो पल रहा है जो जीव जंतु वो क्या हो गया, जैविक, तो हो गया परितंत्र। मतलब परितंत्र तब तैयार होता है जब जैविक और अजैविक दोनों आपस में परस्पर मिला हुआ हो, एक दूसरे के बीच में संबंध हो। कहता है परितंत्र की संरचना एवं कार्य। किसी भी परितंत्र की संरचना में 2 मुख्य घटक होते हैं। अब बोल रहे 2 मुख्य घटक होता है, एक अजैविक घटक और दूसरा जैविक घटक। देखो परितंत्र बनाने के लिए बोले ना 2 चीज़ होना चाहिए,
तो विभिन्न प्रकार के अजैविक घटक परितंत्र के भौतिक संरचना के निर्माण करते हैं। ये कारक हैं जैसे तापमान, वायुमंडलीय आर्द्रता, धूप, वर्षा, कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थ हैं। ये सब आपका आ गया अजैविक घटक के अंदर। अगर हम लोग जैविक घटक की बात कहेंगे जैविक घटक में सूक्ष्म जीव जैसे लेकर छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, मछलियाँ, उभयचर प्राणी, रेंगने वाले सरीसृप, पंछी तथा स्तनपायी सभी आते हैं। किसी परितंत्र में पाए जाने वाले समस्त जीवों को मुख्यतः 3 श्रेणी में बांट दिया गया है ना। लगभग इनकी संख्या 18 लाख प्रजाति है। मतलब बताया जा रहा है कि जो जीवों की है ना, जीवों को मुख्यतः 3 श्रेणी में बांटा गया है। मुख्यतः पहला है उत्पादक, दूसरा है उपभोक्ता, तीसरा है अपघटक। ये जीवों की 3 श्रेणी है, ठीक है। अब इन 3 श्रेणी को हम लोग नेक्स्ट दिन डिटेल से जानेंगे कि आखिर ये उत्पादक क्या होता है, उपभोक्ता क्या होता है, अपघटक क्या होता है, ठीक है। चलो तब तक से तुम लोग बढ़िया से इसको पढ़ते रहो, समझते रहो। दिक्कत होगा बोलना।